तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन वर्ड से हमें क्या समझ आता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन। अभी हम इस चैप्टर में बच्चे सॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहां पर हर बार होमोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे, कभी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात नहीं करेंगे। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि कभी भी कोई भी डिफरेंट लेयर नहीं होगी, आपका जो भी सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, राइट। यस, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. अब यार अगर आप एक solution की बात करते हो तो मैम उसमें मेजर दो components होते हैं। क्या होते हैं? मेजर दो components होते हैं, राइट। यस, तो चलो उन दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं बच्चे। अगर आप उन दो कंपोनेंट्स की बात करते हो तो एक को कहते हैं सॉल्वेंट और एक को कहते हैं सल्यूट। एक को कहते हैं सॉल्वेंट एंड एक को कहते हैं सल्यूट। यस, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं? क्या हमेशा सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सॉल्यूशन में दो से ज्यादा भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब उनमें से सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है वो हमें जानना है, राइट। यस, तो फटाफट इसे पढ़ लो। अ सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट। पता चल गया, राइट। यस, हमेशा आपके पास में बेटा सॉल्वेंट एक होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो दैट इट विल बी ऑलवेज वन। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज वन। अब मैम ये हमें ऐसे समझ नहीं आता, आप एग्जाम्पल के साथ समझाओगे ना फिर समझ आएगा। तो एग्जाम्पल किसका लेना है? चाय पीते हैं सब, चाय सबको पसंद है? यस मैम। तो जब आप चाय बनाते हो बच्चे तो उसमें क्या होता है? मिल्क होता है। यस मैम, मिल्क लिया बच्चे आपने, अब उस मिल्क में आप क्या डाल रहे हो? चीनी डाल रहे हो, आप शुगर डाल रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो शुगर को। यस, तो जो मिल्क है बच्चे वो क्या है आपका? वो आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि आपने दूध बहुत ज्यादा लिया है, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी उसमें डाल रहे हो अपने टेस्ट के हिसाब से, वो क्या है? सल्यूट है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नींबू पानी सबको पसंद है यार। यस, तो नींबू पानी में क्या होता है मैम? हम पानी लेते हैं और उसके अंदर शुगर डालते हैं। यस बेटा, तो जब आपने पानी लिया तो पानी आपका सॉल्वेंट हुआ और जो शुगर डाली, जो चीनी डाली, वो क्या है? वो बेटा आपका सल्यूट है। तो मैम यहाँ तो एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट था, क्या एक और सल्यूट हो सकता है? बिल्कुल। नमक डालते हो? यस मैम, तो नमक क्या है? वो भी एक सल्यूट है। तो यानी कि बच्चे जब भी सॉल्यूशन को डिफाइन करोगे तो हमेशा बोलना कि सॉल्वेंट एक होगा बट सल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो अलग अलग पानी ले लिए या तीन अलग अलग पानी ले लिए, नहीं मैम, पानी तो एक ही सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर सल्यूट हम अलग अलग डाल सकते हैं, राइट। यस, तो a solution has only one solvent but one or more than one solute. क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे, अब मैम अगर अलग अलग सॉल्वेंट, अलग अलग सल्यूट होंगे तो मैम उनका नाम भी तो अलग अलग होगा। यस बच्चे, तो अब आपको मुझे इन सबके नाम बताने हैं, ठीक है। नाम बताना फटाफट साथ के साथ बताना। अगर बेटा सॉल्वेंट तो मैम एक ही होगा, अगर सल्यूट भी एक होता है, अगर सल्यूट भी एक होता है तो बताओ उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ बच्चा, क्या बोला जाता है? मैम उसे बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉल्वेंट तो अभी भी एक ही होगा। सेकंड केस लेते हैं, सॉल्वेंट तो अभी भी एक होगा लेकिन सल्यूट दो हो जाएंगे। तो अगर आपके सल्यूट दो हो जाए और सॉल्वेंट एक हो तो उसे क्या नाम बोला जाएगा बच्चे? क्या बोला जाएगा बताओ? मैम इसे बोला जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बोलूं अगेन बच्चा सॉल्वेंट एक और है लेकिन सल्यूट इस बार आपके पास तीन है, यू हैव 3 सल्यूट्स, तो क्या नाम बोला जाएगा? जल्दी बताओ क्या नाम बोला जाएगा? मैम नाम बोला जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, राइट। यस, परफेक्ट। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ सल्यूट्स बदलते हैं, सॉल्वेंट हमेशा एक रहता है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप नाम देते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, राइट। यस, तो यस अगर बेटा कभी भी इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको नहीं बताया हुआ कि कितने कंपोनेंट्स है, कितने कंपोनेंट्स है, तो हमेशा क्या कंसिडर करना है? बाइनरी सॉल्यूशन। हमेशा कंसिडर करना है बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, राइट। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो बेटा सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट का रोल क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी आप किसी सल्यूट की बात करते हो तो सल्यूट आपका रिएक्टिव पार्ट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मैम इसका मतलब नहीं समझ आया, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ। क्या होगा बेटा, सोचो पानी है, यस मैम, तो पानी एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब अगर आप उसमें शुगर डालते हो तो आपको स्वीट टेस्ट आता है, आपको मीठा टेस्ट आता है, यस मैम। अगर आप उसी पानी के अंदर सॉल्ट डाल दो, यानी कि एक अलग टाइप का सल्यूट डाला, तो क्या होगा मैम, तो फिर डिफरेंट टेस्ट आएगा, नमकीन टेस्ट आएगा, यस। यानी कि बच्चे आपका जो सल्यूट है वो टेस्ट डिसाइड कर रहा है ना, वो आपका रिएक्टिव पार्ट है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है मैम। रिएक्टिव पार्ट कौन है, सल्यूट। तो यही लाइन आपके सामने लिखी है, दैट सल्यूट इज द रिएक्टिव पार्ट एंड सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द medium for the reaction, right? Yes, the amount of solute in a solution is represented by the concentration of solution. यहां से हम एक अलग जगह पर जा रहे हैं, यानी कि अब आप ये डिस्कस करने वाले हो कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट डला हुआ है। बेटा जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास में एक कंटेनर है एंड लेट अस से कि इस कंटेनर के अंदर आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। अब आपने इस 1 लीटर वाटर के अंदर लेट अस से 2 मोल्स NaCl डाला है, आपने 2 मोल्स NaCl डाला है, तो ये है तो एक ही तरह का सॉल्यूशन, यस मैम। लेकिन बेटा आप इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कितना ग्राम NaCl कितने मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में डाला, या फिर कितने मोल्स आपके सॉल्यूट कितने लीटर्स ऑफ वाटर में डाले। यानी कि बात तो इसी सॉल्यूशन की कर रहे हो, बात तो हर बार इसी सॉल्यूशन की कर रहे हो, बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बदल गई है। यानी कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो हम एक ही सॉल्यूशन की पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग तरह से उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? यस मैम, क्लियर है बच्चा? क्लियर है मैम, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इट इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन। कितना सल्यूट आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। परफेक्ट, आगे बढ़ो। फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हर जगह यूज होने वाला है, राइट? तो सबसे पहले मोलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोलैरिटी क्या होता है कि भाई कितने मोल्स आपके कितनी लीटर ऑफ वॉल्यूम जो आपका सोल्यूशन है उसके अंदर प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैंने आपको बोला दैट आई हैव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और इसके अंदर मैंने 2 मोल्स NaCl डाला है, तो यानी कि NaCl की मोलैरिटी कितनी है, 1 लीटर सोल्यूशन में बेटा कितने मोल सल्यूट डलता है, दैट इज योर मोलैरिटी। तो मैम यहां पर हमारी जो मोलैरिटी हो जाएगी दैट वुड बी 2 मोलर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसे पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके मैम, आगे बढ़ो बेटा। आगे अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर्मूला लिखना है आपको मोलैरिटी का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैम, इट विल बी, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस विल बी मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सल्यूट हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये तो बेटा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया, ठीक है मैम, इतना हमें आता है, इतना आपको आता है। आगे अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हो और उसे डिकोड करना हो, अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है उसे डिकोड करना है तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला दैट यू हैव 3 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो बेटा इसको कैसे डिकोड करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। यस यस, चलो कैसे करेंगे, इसे बोलेंगे मैम वी हैव 3 मोल्स, हमारे पास 3 मोल ऑफ NaOH है, किसमें बेटा, 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो जब भी किसी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो उसे डिकोड कैसे करना है, यू हैव 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहां से आप डिकोड करके 1000 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? यस, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैम ने बोला लेट अस से यू हैव 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इसको भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं वो क्या है, दैट जब भी बेटा एक्वस वर्ड लिखा होगा, जब भी एक्वस वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब है दैट योर सॉल्वेंट इज वाटर, आपका सॉल्वेंट क्या है, पानी है। हमेशा जहां भी एक्वस वर्ड लिखा हो, रिमेंबर योर सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर है? यस मैम,
राइट, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, यस मैम, मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली बेटा, अगर आपने मोलारिटी को समझा है तो अब मोलारिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलारिटी में क्या होगा, ले लो भाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या ले लो, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इस बार क्या लेना है बेटा, सॉल्वेंट लेना है। ये ध्यान रखना कि मैम सॉल्वेंट लेना है, सोल्यूशन नहीं लेना है, राइट, यस। अब इसके अंदर आपको लेट अस से 2 मोल्स आपने डाल दिया, फिर से NaCl, तो यानी कि मैम 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाल सकते हैं, उसे कहा जाता है उसकी मोलालिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा स्मॉल m से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, राइट, यस। तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, तो क्या फॉर्मूला होगा, चलो देखते हैं। लेट अस राइट द फॉर्मूला। मोलालिटी वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, तो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ, बेटा ध्यान रखना है इस बार सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, और ये किसमें होगा, केजी में होगा, और ये किसमें होगा, केजी में होगा। तो यानी कि इस बार हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी के अंदर। परफेक्ट, यस। तो चलो अब एक इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है। इफ यू आर गिवन 3 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो जल्दी से डिकोड करो इस इंफॉर्मेशन को बच्चे, जल्दी से डिकोड करो, राइट, यस, परफेक्ट। करो डिकोड करो यार, डिकोड करो इस इंफॉर्मेशन को। मैम अगर हम इसे डिकोड करेंगे, दिस मींस दैट वी हैव 3 मोल्स ऑफ NaOH। आपका सल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH, यस मैम। यू हैव 3 मोल्स ऑफ NaOH एंड इट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यस मैम, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, परफेक्ट। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि यार सॉल्वेंट कौन सा है, मैम एक्वस लिखा है ना, एक्वस लिखा है, यस। तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो है वो क्या है बच्चा, वाटर है। H2O इज योर सॉल्वेंट एंड 3 मोल्स ऑफ NaOH, यानी कि NaOH क्या है आपका सल्यूट। अब यार सल्यूट के मोल्स हैं तो सल्यूट का मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास है तो हम सॉल्यूशन का भी मास निकाल सकते हैं। हमें पता है दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, यस। तो यानी कि जब आप एक इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लोगे तो आप 1000 तरह के डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट, यस, परफेक्ट, ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। विच इज बेटर, अब कोई बोल दे विच इज बेटर, तो यार बेटर वेटर कुछ नहीं होता है, आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस देखनी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलारिटी और मोलालिटी में से टेम्परेचर डिपेंडेंस किसकी ज्यादा है, अगर आप मोलालिटी की बात करते हो तो इसके अंदर सारे के सारे मास के टर्म्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं दैट मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा। तो मोलालिटी जो होती है वो आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर मोलारिटी पूछ लेंगे तो फिर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का टर्म आता है, राइट, यस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, परफेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, इन सब में एक चीज याद रखना, मास को लेना है हमेशा ग्राम्स में, वॉल्यूम को लेना है हमेशा मिलीलीटर, हमेशा, राइट, यस। तो अगर आप यहां पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले हम मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, आपका जो भी सल्यूट का मास है किसमें बेटा, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 100, क्योंकि परसेंट है तो आउट ऑफ 100 आपसे पूछा गया है, राइट। तो जो भी मास होगा सल्यूट का ग्राम्स के अंदर, उसे डिवाइड कर देना सॉल्यूशन की वॉल्यूम से जो मिलीलीटर्स में हो। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन डिकोड करने वाले हैं, यस मैम, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले दैट यू हैव 20% मास बाय वॉल्यूम, अगेन बच्चा एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो आप इसको कैसे डिकोड करोगे, कैसे करेंगे मैम, दिस मींस दैट यू हैव 20 grams ऑफ NaOH एंड इट इज प्रेजेंट इन 100 milliliters ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो हमेशा परसेंट की बात की है तो यानी कि हर बार 100 में से निकालना है, हमेशा 100 में से निकालना है, ठीक है, यस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चा, इसी तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन को खुद से डिकोड करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। सिमिलरली अब आ गया मास बाय मास परसेंट, तो जैसे मास बाय वॉल्यूम निकाला सेम उसी तरह से मास बाय मास परसेंट निकालना है। तो मास बाय मास क्या होगा मैम, अगर आप मास बाय मास परसेंट की बात करोगे तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम 2 मिनट में निकाल देंगे, राइट। यस, क्या होगा बेटा, मास होगा सल्यूट का, मास होगा सल्यूट का ग्राम्स के अंदर, और यहां पर मास आ जाएगा सॉल्यूशन का किसके अंदर, फिर से ग्राम्स के अंदर, और आउट ऑफ 100 ही तो निकालना है यार, आउट ऑफ 100 ही तो निकालना है, निकाल जाएगा, राइट। तो इट इज द ग्राम्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ योर सोल्यूशन। तो अगर अब इंफॉर्मेशन डिकोड करनी हो 20 मास परसेंट मास बाय मास, अगेन बच्चा NaOH सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, अब तो 2 मिनट की बात है यार, 2 मिनट की बात है मैम। 20 ग्राम्स है आपके पास में NaOH, और इस बार मैम मास बाय मास है, तो यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन होगा, तो यहां पर आ जाएगा 100 ग्राम सोल्यूशन, राइट। यस, बस अब यार तुम कुछ भी दे दो, हम मोल्स निकाल लेंगे NaOH के, हम सोल्यूशन का मास निकाल चुके हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, और जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इसे कन्वर्ट करना है कर सकते हैं, राइट। यस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, तो इन सबको क्लियर करना है क्योंकि कल हम इन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या अब मुझे मेहनत करनी है इसमें, आप हो ना यार, आप अभी कर दोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इट विल बी जो भी वॉल्यूम होगी सल्यूट की, तो इस बार बेटा आप सल्यूट की वॉल्यूम को लेने वाले हो, और वो भी मिलीलीटर्स में, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और वो भी मिलीलीटर्स में, इनटू कर देंगे 100 से, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मैम, और अगर इंफॉर्मेशन डिकोड करनी पड़ी तो वी आर हियर, राइट। यस, तो कर दो इंफॉर्मेशन को डिकोड बच्चा, लिख दो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH सोल्यूशन। मैम ने फिर से NaOH सोल्यूशन ही लिखा, हर बार यही लिखेंगे। अब कंसिडर कर लो कि आपके पास इसकी भी वॉल्यूम है, तो क्या लिखना है, अरे मैम 20 मिलीलीटर्स NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या कोई दिक्कत आ रही है, बस ये आ गया तो हर टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब अपने आप करना है, राइट। यस, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आए मोल फ्रैक्शन पे, और बेटा मोल फ्रैक्शन को ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आपके पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर में बार बार यूज होने वाला है, राइट। यस, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि आपके पास में एक कंटेनर है, लेट अस से कि आपके पास में एक सोल्यूशन है जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स है, ए है मैम, बी है मैम, और सी है, ठीक है। और मैम ने आपको इनके मोल्स भी दे दिए हैं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं आपको मोल्स भी दे रही हूं, राइट। यस, तो लेट अस से यहाँ पर Na मोल्स है, यहाँ पर Nb मोल्स है, और यहाँ पर Nc मोल्स है। सी, मैंने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपसे पूछती हूँ बेटा कि मोल फ्रैक्शन बता दो ए की, क्या बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो ए की। तो मैम मोल फ्रैक्शन को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सब होगा यार, अभी जो चल रहा है उसको तो पढ़ लो, आगे की चिंता तुम लोगों को पहले हो जाती है, पहले ये पढ़ लो, जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ लो, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो, ठीक है। यस, तो अब अगर आप यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी की बात करते हो और आपको सबके मोल्स दिए हुए हैं, तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि मैम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यानी कि अगर मैं आपको मोल फ्रैक्शन ए की पूछ रही हूं तो बेसिकली हर किसी की अपनी इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन है। तो यार अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा जा रहा है तो मैम इसका मतलब है कि ए के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यस, सिमिलरली अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ ले तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही मैम, मोल्स होंगे बी के डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर कोई पूछ ले मोल फ्रैक्शन ऑफ सी तो सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। यहां तक हमें सबको क्लियर है। अगर आप इन सभी की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो बेटा जब भी फ्रैक्शंस को ऐड कर दें सारी की सारी फ्रैक्शंस को, तो टोटल सम कितना आता है, 1 ही तो आता है,
यस मैम। तो बेटा जब भी आप इन मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में इन दोनों की मोल फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो क्या अलग से सी की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है? नहीं, सीधा 1 से सब्ट्रैक्ट करो और मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। राइट? यस मैम, बहुत ही बढ़िया बच्चे, क्लियर है? वॉइस इशू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 1 1 1, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, तो कैसे समझेंगे बेटा? जैसे परसेंटेज समझा था ना, बिल्कुल वैसा ही है पार्ट्स पर मिलियन। उसमें क्या करते थे? 100 में से चीज को निकालते थे, इसमें से मिलियन में से निकाल लो। यानी कि अगर आप ppm का फॉर्मूला लिखोगे तो आप बोलोगे मैम सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम जो आपकी परसेंट था उसी की तरह तो चल रहा है। यस मैम, बस ध्यान क्या रखना है कि मिलियन होता है 10 रेज़ टू द पावर 6, तो इसलिए आपको यहां पर बेटा 10 रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर मैम ने कभी बोल दिया कि आई हैव 20 ppm ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इसको डिकोड कैसे करूंगी? अगर परसेंटेज क्लियर है तो इसको डिकोड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट? यस मैम, तो कर दो डिकोड यार, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, कर दो डिकोड। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे यार मैम, 20 ग्राम्स हमारे पास में सल्यूट है और इस बार हमारा सल्यूट NaOH है, हमें पता है। राइट? यस, तो 20 ग्राम्स बेटा NaOH प्रेजेंट है कितने में? 100 में? नहीं, ppm है ना, ppm पर मिलियन है, तो बेटा 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो हर बार जहां पर परसेंटेज में 100 लगाया था वहां पर मिलियन में 10 रेज़ टू द पावर 6 लगाना है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। वो आउट ऑफ 100 निकालते थे, ये आउट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 6 निकालते हैं। क्लियर है? यस मैम, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है सबको? यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अब बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अब हम कल करेंगे, तो इतना आपको इंतजार करना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना, क्योंकि कल मैं टेस्ट करने वाली हूं और कोई वेट नहीं, ऐसे आंसर आने चाहिए। राइट? अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि यहीं से हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो वेपर प्रेशर के लिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी समझनी है और फटाफट वेपर प्रेशर को समझ लेना है। ठीक है? अगर आप कभी भी वेपर प्रेशर की बात करते हो तो क्या होता है, हमेशा याद रखना कि आपके पास में लेटर से एक कंटेनर है, एक क्लोज्ड कंटेनर है। मैं बार बार स्पेसिफाई कर रही हूं कि एक क्लोज्ड कंटेनर है। शांति से सुनिएगा कहानी को। अगर आप यहां पर कंसिडर करते हो वाटर, अगर आप यहां पर कंसिडर करते हो वाटर, तो बेटा पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। यस मैम, बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा बल्क के अंदर भी होंगे, जो बॉडी के अंदर होती है ना चीज, उसको बल्क कहते हैं, और जो सरफेस के ऊपर होती है उसे सरफेस कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और मैम यहाँ पर भी पूरे के पूरे सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपको क्या समझना है? जो अब ये आपने वाटर मॉलिक्यूल समझा, इसको एक कहानी की तरह समझना है। देखो मैं ऐसे ही समझाती हूं तो आप लोग भी सुन लो। अगर आप इस पानी को एक जेल की तरह समझो, अगर आप इस पानी को एक जेल की तरह समझो, तो आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो मॉलिक्यूल है ये जेल के अंदर बैठा है, इसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इसको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरफेस के ऊपर बैठे हैं, वो जो जेल की ऐसे नहीं होती, बाहर जो पूरी दीवारें होती है उसके सामने ऐसे बैठे रहते हैं और बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, तो वो लोग हैं। ठीक है? तो अब क्या देखोगे बेटा, जो अंदर बैठा है इसको हर जगह से इक्वल फोर्स मिल रही है, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसको बाहर जाने का कोई मन नहीं है, ही इज हैप्पी वेयर ही इज। राइट? बड़ा खुश है। तो बेटा ये क्या है मैम? ये अनबैलेंस्ड है। ये क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो ये बिल्कुल ये बैलेंस्ड है। क्या कर रहे हो मैम, है ना? ये बैलेंस्ड है क्योंकि इसको इक्वल फोर्स लग रही है हर जगह से, और इसको बाहर जाने की कोई चुल नहीं है। लेकिन जो बेटा आपके मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर बैठे हैं, वो क्या है? जो बाहर बैठे हैं उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है,
वो अनबैलेंस्ड है, उनमें बहुत एनर्जी है। अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करोगे तो इधर से एनर्जी लग रही है, इधर से एनर्जी लग रही है, नीचे से एनर्जी लग रही है, लेकिन क्या ऊपर से कोई एनर्जी लग रही है? तो बेटा ये क्या है मैम, ये जो है वो अनबैलेंस्ड है, ये बेटा अनबैलेंस्ड है और इसके पास में बहुत सारी एनर्जी है, इसके पास में बहुत सारी एनर्जी है। इट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, राइट, और ये आपका स्टेबल है। तो जो आपका लेस स्टेबल है बेटा, वो एनर्जी है भाई उसमें, अब वो क्या चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, राइट, यस। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही जो आपके जेलर होते हैं वो साइड में हुए, ये क्या करेगा, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। और ये जैसे ही भागेगा, इसने बाहर की दुनिया देखी, क्या कहेगा, मैम मैं हर जगह भागूंगा, मैं हर जगह जाऊंगा, राइट। तो ये यहां भी स्ट्राइक करेगा, यहां भी स्ट्राइक करेगा, यहां भी स्ट्राइक करेगा, अलग अलग जाके टक्कर खाएगा, राइट, यस। और जैसे ये मॉलिक्यूल गया, वैसे ही बाकी के मॉलिक्यूल्स में भी तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, बाकी के मॉलिक्यूल्स में भी एनर्जी है, तो वो भी बाहर जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपके जो लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सरफेस के ऊपर होते हैं, वो क्या होते हैं, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आपके बल्क के अंदर होते हैं वो नहीं होते, जब वो सरफेस पे आते हैं, जब वो बाहर की दुनिया देखते हैं, तब वो स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर बेटा प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। एक टाइम पे क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के अंदर बाहर जा रहे होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस भी अंदर आते हैं, क्योंकि जेलर अब जो भाग जाएंगे उनको वापस भी तो लेकर आएगा, यस मैम। तो कुछ को लेकर आएगा, कुछ भाग जाएंगे, फिर लेकर आएगा, फिर भाग जाएंगे, और इस तरह से क्या होता है, लिक्विड और आपका वेपर फेज जो होता है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं और इक्वल ही अंदर नीचे आते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे बेटा जो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है उस टाइम पे, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो हर लिक्विड का बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ, यस मैम। एंड इवेपोरेशन क्या होगा, ये एक सरफेस फिनोमेना होगा, क्योंकि मैम वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है ना, यस मैम। तो इसलिए सैचुरेटेड पॉइंट जो होता है, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो आई होप आपको इस कहानी से वेपर प्रेशर समझ आ गया होगा और कभी गलती नहीं करेंगे। सैचुरेटेड पॉइंट पे जो भी गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड वेपर प्रेशर होता है। और बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर लिक्विड का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, राइट, यस मैम, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप वेपर प्रेशर की बात करते हो, वेपर प्रेशर की बात करते हो, तो इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। आपके सामने सारे पॉइंट्स हैं। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जो हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया था उसकी बात की गई है। वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। बेटा सैचुरेटेड वेपर कब आता है, जब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, राइट, यस। सबको क्लियर है, यस मैम, बहुत क्लियर है, क्लियर है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द लिक्विड। ऑब्वियसली हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होगा और हर टेम्परेचर पे उसका फिक्स्ड वेपर प्रेशर होता है, उसके अलावा वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो इस लाइन से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और अमाउंट, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें पता है, राइट, यस, बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है। अगर आपका वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ रहा है तो गैस का भी बढ़ रहा है, राइट, तो वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट बेटा, अब आप अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, अब आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, राइट, तो अब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एक सोल्यूशन का। लेट अस से कि मेरे पास में एक कंटेनर है और इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ए लिक्विड है। तो बेटा इसका जो PA नॉट होगा वो इसका क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, यस मैम। अब मैं क्या बोलती हूं अब मैं क्या बोलती हूं कि इस A के साथ में कोई B सोल्यूशन और डाल दो,
कोई बी सोल्यूशन और डाल दो, ठीक है। अगर आप कोई बी सोल्यूशन और डालोगे तो यानी कि मैम अब इसके अंदर ए भी है और इसके अंदर हमारे पास बी भी है, राइट, यस। तो यानी कि जो टोटल प्रेशर आएगा बेटा इस बार क्या होगा मैम, जो टोटल प्रेशर आएगा वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, इन दोनों से मिलकर प्रेशर आएगा। यस मैम, क्लियर है बच्चा? यस मैम, ओके, बहुत बढ़िया। यस, जो चैट में चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा और तुम्हारा पेपर भी हो जाएगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है, ओके। अब अगर आप पी टोटल प्रेशर की बात करते हो तो इट इज पीए प्लस पीबी। अब मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। प्योर ए का प्रेशर था पीए नॉट और बेटा प्योर बी का प्रेशर क्या होता है मैम, पीबी नॉट, ठीक है, ओके। लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जो प्योर ए प्रेशर एक्सर्ट करता है और प्योर बी प्रेशर एक्सर्ट करता है वो थोड़ी रहेगा, टोटल प्रेशर तो इनके पीए और पीबी से आएगा, दैट इज कुछ कम आएगा। तो यानी कि यहाँ पर पीए और पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपने वर्ड पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर, यस, बढ़िया। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या समझना है कि अगर दोनों वोलेटाइल हैं, बेटा जो चीज वोलेटाइल होती है उसका वेपर प्रेशर होता है और जो चीज नॉन वोलेटाइल होती है उसका वेपर प्रेशर ही नहीं होता, राइट, यस मैम। तो यानी कि अगर आपने किसी चीज को वोलेटाइल बोला है तो वोलेटाइल हैज प्रेशर, ठीक है। इफ समथिंग इज नॉन वोलेटाइल, इफ समथिंग इज नॉन वोलेटाइल, तो अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता मैम, उसका कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होता, वो जीरो होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, पीए नॉट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वोलेटाइल वो जिसका वेपर प्रेशर होगा, नॉन वोलेटाइल वो जिसका वेपर प्रेशर ही नहीं होगा, राइट, यस। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। एंड यस, बिल्कुल सही है पंथ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अब हमने इतना तो समझ लिया मैम कि वोलेटाइल क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर नहीं होता। अब अगर आपने बेटा दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है, अगर आपने ए और बी को मिक्स कर दिया है तो यानी कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो ए और बी का एड ऑन होके आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप सरफेस की बात करते हो तो इस सरफेस पे बेटा आपके पास में ए बी है और आपके पास में बी भी है ना मैम, ए भी है और बी भी है। तो बेटा इस बार जो आपका पीए है वो हमेशा लेस देन होगा पीए नॉट, क्योंकि अब वो एक सोल्यूशन के अंदर है, और जो आपका पीबी प्रेशर होगा वो हमेशा लेस देन होगा पीबी नॉट। ये तो सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम, समझ आ रहा है, क्योंकि अब सरफेस पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो यानी कि उनका पीए नॉट कम हो जाएगा। और मुझे पता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। अब सोचो, अगर ए मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, अगर ए के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। यस मैम, तो यानी कि यू कैन से दैट जो पी ए है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ए का उतना ज्यादा प्रेशर आएगा ए की वजह से। सिमिलरली अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो आपको पता है दिस इज पी ए नॉट एक्स ए। हाँ यस मैम, एक्स ए क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। ये तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सबको याद है। यस मैम, सिमिलरली अगर आप पी बी की बात करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। हाँ हाँ मैम, तो बेटा यहां पर हम टोटल प्रेशर क्या कह सकते हैं मैम? टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यार ये क्या हो गया? आपने बेटा यहां पर एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उसका टोटल प्रेशर निकाल लिया, और इसी को कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। इसी को कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। तो आई होप सबको राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया है, सबको राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया है। हेनरीज लॉ भी करेंगे बच्चा, करेंगे, ठीक है? यस मैम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक राउल्ट्स लॉ डिराइव हो गया। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है। अगर आप राउल्ट्स लॉ को थोड़ा और डिफाइन कर दो यार, थोड़ा और आराम से लिख लेते हैं, तो मैम पी टोटल जो है वो हमारे पास में पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाता है। आपको मोल फ्रैक्शंस पता है ना? यस मैम, तो यानी कि आप लिख सकते हो पी ए नॉट मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस पी बी नॉट यहां पर आ जाएगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ
बी। कोई दिक्कत नहीं मैम। बेटा डिनोमिनेटर सेम, यस मैम। तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट मोल्स ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल्स ऑफ बी, और इस पूरे को आप डिवाइड कर सकते हो Na प्लस एन पी से। तो यानी कि यहां पर आपके पास में एक और एक्सप्रेशन आ गया, एक और एक्सप्रेशन आ गया, राइट, यस, परफेक्ट। इसके आगे बच्चा इग्नोर दी चैट्स बच्चे, इग्नोर दी चैट्स, ठीक है। अब क्या होगा, जिनको पढ़ना है वो स्क्रीन पे ध्यान देंगे, जिनको पढ़ना है वो स्क्रीन पे ध्यान देंगे ना, यस। तो चलो यहां से हम पी टोटल बोल सकते हैं मैम पी ए नॉट एक्स ए प्लस, बेटा एक और चीज होती है, पी बी नॉट एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं जब सिर्फ दो ही कॉम्पोनेंट्स हो, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू, इस तरीके से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर पीबी को 1 माइनस एक्स से लिख दिया, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं फर्दर ओपन करके, बिल्कुल। तो यहां से भी आपके पास में एक और रिलेशन आ गया, तो ये सारे रिलेशंस आपके राउल्स लॉ में यूज होते हैं और इन्हीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो सब के सब एक्सप्रेशंस आपको आने चाहिए, राइट, यस, क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आराम से पढ़ाओ बच्चा, रिवीजन कर रहे हैं हम। अगर मैंने आराम से पढ़ाना शुरू किया तो कैसे चलेगा, रिवीजन कर रहे हैं हम, दिस इज रिवीजन, दिस इज नॉट द रेगुलर क्लास, राइट। आई एम ट्राइंग हर टॉपिक कवर करें हम, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां से बात करो, तो मैम यहां तक तो क्लियर है, थोड़े और एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं यार। आपको पता है राउल्स लॉ बोलता है कि मैम पी ए जो होता है वो पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होता है, पी ए जो होता है वो पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं पी बी जो होता है वो पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होता है ना। हाँ बेटा डिवाइड कर दो इन दोनों को, अगर आप इसको और इसको डिवाइड कर दो, अगर आप 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, पी ए is equal to PA naught XA divided by PB is equal to PB naught XB, right? Yes, तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे याद है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हुआ याद आ रहा है, थोड़ा बहुत तो याद आना चाहिए, राइट, यस। तो वहां से हमें क्या डिराइव करना है बेटा, डाल्टन्स लॉ। याद करो डाल्टन्स लॉ क्या कहता था, डाल्टन्स लॉ कहता था कि अगर YA और YB आपके मोल्स हैं वेपर फेज के अंदर, अगर बेटा YA और YB क्या है, मोल्स हैं आपके वेपर फेज में, ठीक है। YA और YB क्या है, वेपर फेज में मोल्स हैं। इसके बाद बच्चा P ब्लॉक होगा, ठीक है, यस, क्लियर है सबको, अभी तक कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से रिवाइज करना है। अगर आप YA और YB की बात करते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर का क्या रिलेशन होता था मोल फ्रैक्शन के साथ। हम बोलते थे मैम कि अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करते हो तो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू जो भी टोटल प्रेशर होगा, राइट। ये एक्सप्रेशन बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। सिमिलरली आपने PB को पढ़ा था एज YB इंटू P टोटल, इसको हमेशा याद रखना है। ये था बेटा डाल्टन्स लॉ, अगर आपको बोला जाए कि इसी चीज को आप राउल्स लॉ के लिए लिखो, तो मैम राउल्स लॉ के लिए क्या हो जाएगा बताइए, PA किसके इक्वल होगा फॉर राउल्स लॉ, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन फेज, यस मैम। तो ये हो जाएगा बेटा PA नॉट XA, PA नॉट XA, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यस मैम, ओके, क्लियर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, फटाफट बताना है। PB क्या हो जाएगा मैम, PB हो जाएगा PB नॉट XB, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं। अब आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिर्फ डिवाइड करना है, सिर्फ क्या करना है, डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखो ये PA है, ये PA है, तो दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, कर दो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, चलो कर देते हैं। अगर आप इनको इक्वेट करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, PA नॉट
एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। तो बेटा ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बना तो यहां से बनेगा, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बना तो वो राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को रिलेट करके जरूर बनेगा, जहां पर जो आपका एक्स ए है वो सोल्यूशन फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है और जो वाई ए है वो बेटा कहां है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। तो बस इसमें मत कंफ्यूज होना, बाकी चीजें आपकी क्लियर है, क्लियर है? यस, बहुत ही बढ़िया, कोई डाउट नहीं है यहां तक। यही एक्सप्रेशंस थे, सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपने एक साथ अभी डिराइव कर लिए हैं और इन्हीं को यूज करके आपके न्यूमेरिकल्स होने हैं। क्लियर? यस, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे अगर आप देखो तो अभी तक हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे, ऐसा लॉ जिसके अंदर दोनों के दोनों हमारे क्या थे, दोनों के दोनों हमारे वोलेटाइल थे। यस मैम, दोनों कंपोनेंट्स हमारे वोलेटाइल थे। व्हाट इफ मैं सॉल्वेंट को तो वोलेटाइल रखूं लेकिन कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं। अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो इसका मतलब है कि मैम उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, आप ही ने तो बताया कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, राइट? यस, तो चलो उसी को देखेंगे, ठीक है, चलो लिखते हैं। अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है तो इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर होगा 0, ठीक है? यस मैम। तो सोचो बेटा, अगर आपके पास में एक ऐसा कंटेनर था, आपके पास में एक ऐसा कंटेनर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए था, तो मैम इसका प्रेशर जो होगा वो PA नॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, परफेक्ट। अगर इसी कंटेनर में, अगर मैं इसी कंटेनर में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं, ए के साथ कुछ बी डाल दूं विच इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, सोच के देखो। मैम आपके पास में ये पूरा ए था, इसमें आप बी भी डाल दोगे तो बी जो है वो कुछ कुछ सरफेस के ऊपर जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा एंड बी का कोई वेपर प्रेशर नहीं है क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो क्या बेटा आप ये देख सकते हो कि बी हिंड्रेंस कॉज करेगा ए के वेपर बनाने में, क्योंकि कुछ कुछ सरफेस की जगह तो उसने ले ली है। यस मैम, तो वो क्या करेगा, हिंड्रेंस कॉज करेगा। अगर वो हिंड्रेंस कॉज करेगा तो बेटा इस सोल्यूशन का लेटर से जो पी प्रेशर आ रहा है वो पी टोटल आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, पी टोटल आ रहा है। बेटा क्वेश्चंस करेंगे कल, इसीलिए आज कॉन्सेप्ट करा रही हूं क्योंकि कल आपका कंपटीशन होने वाला है, वी विल सी कौन सबसे पहले आंसर देता है, राइट? तो इसलिए आज पढ़ोगे तभी तो कल आंसर कर पाओगे। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लीज यस बच्चा, डोंट सी देम, छोड़ दो, हटा दो, हमें ध्यान ही नहीं देना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पी टोटल प्रेशर है और ये पी नॉट है, PA नॉट है, तो बेटा कोई भी T टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बड़ा होगा? यहां पर जहां पर पूरा का पूरा A आपका प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहा था, उसको कोई हिंड्रेंस नहीं थी, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा PA नॉट। अगर यहाँ पे कुछ हिंड्रेंस आ गई है तो वो उसके वेपर प्रेशर को उतना ज्यादा नहीं होने देगा। तो मैं कह सकती हूँ ना कि जो मेरा P प्रेशर होगा दैट विल बी लेस देन PA नॉट। हम ये बोल सकते हैं दैट मैम जो भी आपके सोल्यूशन का प्रेशर आएगा वो PA नॉट से कम ही आएगा, वो PA नॉट से कम ही आएगा, राइट? यस। तो अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से कितना डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, राइट? तो अब हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ए, बहुत बढ़िया बच्चा, यही आंसर चाहिए था मुझे कि मैम ए का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो कितना आएगा, कितना आएगा? हमें पता है दैट PA नॉट इज मोर देन P टोटल, राइट? अगर आप इस कंटेनर में ध्यान से देखो तो बेटा P टोटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैम जितना ज्यादा A का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यस, तो बेटा P टोटल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, हाँ या नहीं? बिल्कुल मैम, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट? क्लियर है सबको? वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है बच्चा? अभी 2 मिनट पहले बताया था, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका कुछ वेपर प्रेशर आता है। नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, उसका वेपर प्रेशर 0 होता है, ठीक है? यस, तो यानी कि P टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट XA।
ये डिराइव कर लिया हमने अभी तक जो सीखा था उससे। यस मैम। तो बेटा इसी वैल्यू को हमें यूज करना है, वहां पे इसी वैल्यू को हमें आगे यूज करना है। तो अगर आप यहां पर यूज करोगे तो आप कहोगे मैम जो डेल्टा पी है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि पी ए नॉट ज्यादा है इसी में से तो पी टोटल को सबट्रैक्ट करेंगे। और बेटा कितना ज्यादा लोवरिंग होगा, जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे मैम उतना ज्यादा लोअर हो जाएगा प्रेशर। यस मैम। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट दिस लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जहां पर बी आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन। यस मैम। समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है बच्चा? यस मैम, वेरी गुड। तो यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो दैट पी ए नॉट माइनस पी टोटल, पी ए नॉट माइनस पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है? यस मैम। अब देखो पी ए नॉट माइनस पी टोटल इज पी ए नॉट एक्स ए, है ना? यस मैम। तो बेटा इसको यहां से हटा दो, इसी को इग्नोर, इसी को लिखते हैं हम। ये आ गया हमारे पास में और ये हमारा डेल्टा पी आ गया, लोवरिंग आ गई विच इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। अब क्या करो, इस पी ए नॉट को कॉमन में ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। यस मैम। एंड दिस विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। तो डेल्टा पी जो है बेटा वो क्या आ गया आपका, पी ए नॉट एक्स बी। इट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। मैम रिपीट कर दो, नॉन वोलेटाइल। बेटा नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होता। अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर 0 है, ठीक है? और सिर्फ जो वोलेटाइल होते हैं उनका वेपर प्रेशर होता है। तो यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो बी आपका नॉन वोलेटाइल था तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं था, जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ ए वाले पार्ट का होगा, राइट? तो हमने यहां से डेल्टा पी फाइंड आउट कर लिया और यहां से आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करते हो तो आप कहते हो मैम डेल्टा पी जो है वो आ गया हमारा पी ए नॉट एक्स बी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बेटा आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो बेटा लोवरिंग किस पे डिपेंड कर रही है कि कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल रहे हो। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा लोवरिंग होगा वेपर प्रेशर के अंदर, ये बात हम मानते हैं। यस मैम। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतनी ज्यादा लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर में, उतनी ही ज्यादा डेल्टा पी की वैल्यू होगी। तो बेटा डेल्टा पी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसको ओपन करके लिखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज, यहां से एक नई डेफिनेशन आपको बताने वाली हूं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, सिर्फ उनके मोल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे नहीं डिपेंड करती, उन्हें कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। और डेल्टा पी जो है वो बी के, जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके सिर्फ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं दैट दिस लोवरिंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की रिस्पेक्ट में। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि यार सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में क्यों नहीं है, जल्दी से बताओ, सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में क्यों नहीं है बच्चा? मैम लोवरिंग, यस, डेल्टा पी बाई पी, एब्सोल्युटली राइट बच्चा, बिल्कुल सही है, राइट? यस, डेल्टा पी बाई पी ए नॉट। बेटा लोवरिंग डेल्टा पी होता है, रिलेटिव लोवरिंग डेल्टा पी बाई पी ए नॉट होता है। लोवरिंग डेल्टा पी होता है, रिलेटिव लोवरिंग डेल्टा पी बाई पी ए नॉट होता है, वो मैं आपको भी आगे डिराइव कराऊंगी। तो दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। लेकिन ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो यानी कि वो उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है ना? डिपेंड कर रही है उसके नेचर पे, यस, डिपेंड कर रही है। परफेक्ट, ठीक है? यस मैम। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को तो हमने डिराइव कर लिया। अब एक और डेरिवेशन करो यार, अगर आप इस डेल्टा पी के नीचे इस पी ए नॉट को ले आओ, तो यानी कि मैम हमने डेल्टा पी के नीचे पी ए नॉट को ले आए एंड दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। जो बच्चा पार्टी अभी बोल रही है वो यहां आ गया। इसको कहा जाता है, इस पार्ट को बेटा, इस पार्ट को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर। तो क्या देख रहे हो, सिर्फ डेल्टा पी होगा तो उसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और जब डेल्टा पी बाय पी ए नॉट होता है तो उसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है मैम, अगर आप डेल्टा पी को नीचे ले आओ पी ए नॉट के तो फिर वो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाता है। तो अगर कभी बोल दिया कि यार रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करो तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, और अब अगर कभी कहा कि लोअरिंग कैलकुलेट करो तो ऐसे कैलकुलेट करोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? यस। अब अगर आप रिलेटिव लोअरिंग की बात करो तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मोल्स पे ही डिपेंड कर रही है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मोल्स पे ही डिपेंड कर रही है। इसलिए बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि हर केस में मोल्स है ना, प्रेशर तो अब है ही नहीं। यस मैम, तो इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों की रिस्पेक्ट में ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस मैम, एकदम क्लियर है, नो दिक्कत, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, राइट? तो ये क्या है, ये सिर्फ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करती। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट, ओनली एंड ओनली सॉल्यूट। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात? ठीक है बच्चा, स्लो तो नहीं जा सकते हैं, आई एम सॉरी, बट आई विल ट्राई कि आपको हर चीज क्लियर हो। ठीक है, हर चीज क्लियर होगी, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिख रहे हो यार? मैम एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन बता दो। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें, अमाउंट पे डिपेंड करें। जैसे कि अगर आप डेल्टा पी की बात कर रहे थे तो डेल्टा पी जो था वो क्या था, पी ए नॉट मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी, है ना? अब देखो ये पी ए नॉट दैट इज नेचर पे डिपेंड कर रही है, ए के नेचर पे डिपेंड कर रही है, पर बी जो है उसके सिर्फ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, और बी आपका सॉल्यूट था। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट नहीं थी। लेकिन अगर रिलेटिव की बात करोगे, डेल्टा पी बाय पी ए नॉट, इस पी ए नॉट को नीचे ले आओ तो ये रिलेटिव लोअरिंग हो गई थी, और ये बेटा आपके एन बी बाय एन ए प्लस एन बी पे डिपेंड कर रही थी, एंड ये सभी की सभी मोल्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि ये हर किसी के रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हर किसी के रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ बच्चा बेसिक डिफरेंस है, अभी समझ आ जाएगा। जब आप राउल्स लॉ की बात करते हो तो आप दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस लेते हो, और जब आप हेनरीज लॉ की बात करते हो तो आपका सॉल्यूट जो होता है वो गैस होता है। 2 मिनट में हम हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे बच्चे, 2 मिनट में हम हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस मैम, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स कल होंगे बच्चा, न्यूमेरिकल्स कल होंगे। ठीक है? Relative lowering of vapor pressure is a colligative property with respect to both solvent and solute. I hope अब किसी को कोई डाउट नहीं है, हम ये चीज क्लियर कर चुके हैं, राइट? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ जो सबकी डिमांड थी वो आ चुकी है, हेनरीज लॉ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं ना, सबको पसंद है कोल्ड ड्रिंक। यस, मैंने बोला नई बोतल लाओ और कोल्ड ड्रिंक पियो, सबको बड़ी अच्छी लगेगी, हर किसी को पसंद है गरम, मतलब नई नई कोल्ड ड्रिंक लाई हुई, है ना? वहीं पर अगर मैंने उसी कोल्ड ड्रिंक को एक कंटेनर में ओपन करके रख दिया, खोल के रख दिया, और फिर बोला कि 10 मिनट बाद अब इस कोल्ड ड्रिंक को पियो, तो किसी को पसंद नहीं आएगी, कोई नहीं पिएगा, मीठे पानी जैसा लगेगा, है ना? हाँ लगेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्या डिफरेंस था जब वो बोतल के अंदर थी, और क्या डिफरेंस था जब आपने उसको खोल कर रख दिया? अब इसको समझना है, अब इसको समझो बेटा। जब आपने बोतल के अंदर,
जब आपने बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक को रखा था तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर थी, तो यानी कि यहां पर जो आपका गैस होता है वो आपका सल्यूट होता है, और जो आपका सॉल्वेंट होता है ना वो क्या होता है, वो हमेशा एक लिक्विड होता है, वो हमेशा एक लिक्विड होता है। तो हेनरीज लॉ, जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना होता है उस प्रोसेस को हम उसको डिफाइन जो करता है उसे हेनरीज लॉ कहते हैं, और इसीलिए हमेशा कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल याद रखना। अब जब तक बेटा बॉटल बंद है, जब तक बॉटल बंद है बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना गैस आपकी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होती है, ठीक है, यस मैम। और जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। कैसे समझो, अगर आपके पास में ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास में यहां पर लिक्विड है, यहां पर क्या है, लिक्विड है, और ये जो है मैंने जो येलो कलर से बनाया, लेटर से ये आपकी गैस है, ये आपकी बेटा क्या है, गैस है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे आपकी गैस, इसको गैस बोल देना, ठीक है, और ये आपका लिक्विड है, तो जितना ज्यादा आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे आपकी गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती रहेगी, यस मैम। तो यानी कि यहां से हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, यस मैम। बेटा आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो बेसिकली आप कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हो, यस मैम। बेटा सॉल्युबिलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जितना ज्यादा सल्यूट आपका डिसॉल्व होगा उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि आई कैन से कि जो भी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये बात मानते हैं हम, यस मैम। जितनी सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा सल्यूट जो है वो आपके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी मोल फ्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, यस मैम। तो यानी कि आई कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। हाँ या ना बोल सकते हैं, समझ आ रहा है, यस मैम, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर। अब देखो बेटा, अगर ये प्रेशर जो है आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट होता है KH इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ये होता है आपका हेनरीज लॉ। बस इतना सा हेनरीज लॉ है कि यार जितना प्रेशर तुम बढ़ाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारे सल्यूट की मोल फ्रैक्शन होगी उसके अंदर, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी गैस जो है वो डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर और उतनी ही ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। और यहाँ पर ये जो KH होता है वो आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम, क्लियर, बहुत बढ़िया। वैन हॉफ फैक्टर नहीं डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब यहां से हेनरीज कांस्टेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे एमसीक्यूज आने के सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है बेटा, ध्यान से सोचो, अगर आप प्रेशर को बोल रहे हो KH इनटू मोल फ्रैक्शन, अब सोचो अगर आप बाहर दुनिया की बात करते हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, 1 एटमॉस्फेयर, यस। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो बेटा हर गैस की जो KH वैल्यू होती है वो हर गैस की अपनी इंडिविजुअल KH वैल्यू होती है, हर गैस की अपनी एक इंडिविजुअल KH वैल्यू है। तो सोचो अगर P इज कांस्टेंट तो यानी कि KH इंटू एक्स है। अब मैम बोल रही है कि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे अगर KH वैल्यू इंक्रीज हुई, अगर आपकी ये वैल्यू इंक्रीज हुई और ये तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन को घटना पड़ेगा, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन को घटना पड़ेगा। तो जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट बड़ा है उसकी मोल फ्रैक्शन उतनी कम होगी, जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है उसकी मोल फ्रैक्शन उतनी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक वर्ड पढ़ा था विच इज योर ए, इसे क्या कहते थे, वैन डेर वाल कांस्टेंट बोलते थे, वैन डेर वाल कांस्टेंट था ये, यस मैम। बेटा वैन डेर वाल कांस्टेंट में जब A इंक्रीज होता था तो गैस का लिक्विफिकेशन जो होता था वो इजी हो जाता, गैस इजीली लिक्विफाई होती थी, यानी कि जिस गैस की A वैल्यू ज्यादा वो उतना ही इजीली लिक्विफाई होगी। तो बेटा अगर गैस इजीली लिक्विफाई हो रही है तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना ज्यादा जिस गैस का A वैल्यू होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी,
क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना। यस मैम। तो जितनी ज्यादा ये वैल्यू उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। यस मैम। तो अब मुझे बताओ, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH वैल्यू क्या होगी? KH वैल्यू कम हो जाएगी। KH वैल्यू कम हो जाएगी। तो KH वैल्यू बेटा कम हो जाती है। तो जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन ए की टर्म्स में दे दिया जाए, गैस की ए वैल्यूज दे दे, तो आप सोच लेना यार ए ज्यादा है तो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, तो उसकी KH वैल्यू कम होगी, तो उसकी KH वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। मैम प्रेशर सोल्यूशन का होता है ना बेटा, सोल्यूशन से जो ऊपर वेपर बन के जाते हैं उसका प्रेशर होता है, जिसका प्रेशर देखा, हेनरीज लॉ डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर और द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, इतना समझ आया? ऑन है ये। KH डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। KH सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो और किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब से आपके MCQs बन सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना है। नेक्स्ट इज द ग्रेटर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस द लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। हमने अभी पढ़ा था जितना ज्यादा KH होगा उतनी ज्यादा मोल, उतनी ही कम मोल फ्रैक्शन होगी। अभी ये चीज डिराइव की है। अ गैस विद ग्रेटर ए वैल्यू, एक ऐसी गैस जिसकी ए वैल्यू ज्यादा है, वैन वाल कांस्टेंट, ए ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो KH वैल्यू कम, तो KH वैल्यू कम। अरे यार कितना आसान है, राइट? एंड मोर सॉल्युबल इट विल हैव अ लोअर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट व्हिच इज KH। परफेक्ट। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस, क्योंकि बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर KH वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। राइट? यस। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस। देन हाउ KH इज अफेक्टेड? बेटा जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ती है, तो अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है? यस। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। यस, ठीक है। ओके ओके ओके, अब हम बढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन पे। अब हम बढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन पे। आइडियल सोल्यूशन की हम बेसिक सारी चीजें कर चुके हैं। अ सोल्यूशन दैट ओबेज द राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉम्पोजिशन इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, हर एक तरह से वो फॉलो करे तो वो एक आइडियल सोल्यूशन है। नो रियल सोल्यूशन इज आइडियल। अ रियल सोल्यूशन एट वेरी हाई डाइल्यूशन कैन बिहेव आइडियली। ठीक है, अगर आपको आइडियल सोल्यूशन का एक ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो? चलो सबसे पहले हम उसके एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। सोचो आपके पास में एक आइडियल सोल्यूशन है एंड लेट अस से मोल फ्रैक्शन A। इधर जा रहे हो तो मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 1, यहां पर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात कर रहे हो, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0। ठीक है, अब आपको क्या समझना है बच्चा? हमें पता है दैट P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। राउल्ट्स लॉ से हमें पता है। यस मैम। बेटा आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर टोटल प्रेशर ये है और अगर आपकी मोल फ्रैक्शन 1 है, तो अगर ये पूरा 1 है तो वो 0 है ना। देखो यहाँ 1 है तो ये 0 है, तो सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? PA नॉट की वजह से होगा। यस मैम। तो यानी कि ये प्रेशर लेटर से ये PA नॉट है। सिमिलरली इस वैल्यू को उसी में पुट करो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और B की वैल्यू 1 है तो यानी कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो B की वजह से हो जाएगा। तो लेट अस से ये PB नॉट है, ये PB नॉट है। राइट? अब आप क्या करो? इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। राइट? तो ये बेटा आपका ग्राफ बन गया। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, इसको कनेक्ट कर दो ऐसे, तो ये आपको क्या दे रहा है? P टोटल विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। और ये वाला प्लॉट क्या दे रहा है मैम? PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। और ये वाला प्लॉट क्या दे रहा है? PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस। वो टेबल भी इंपॉर्टेंट है। यस बच्चे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट
थर्मोडायनेमिक कंडीशंस बच्चे आपको इनकी पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक कंडीशंस क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। यस, जब दोनों की कंडीशंस, जब दोनों के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इक्वल होंगे, लेट अस से आपका ए जो है वो बी के साथ मिक्स होकर आपको दे रहा है ए बी, राइट। अब सोचो ये बॉन्ड्स बनाने में कुछ एनर्जी दी गई थी, है ना? यस मैम। और अगर उतनी ही एनर्जी ये बॉन्ड को तोड़ने में लग जाए, सॉरी, ये बॉन्ड तोड़ने में कुछ एनर्जी दी गई थी, तो जब ए और बी का बॉन्ड बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। यस मैम। अगर ये सारी की सारी एनर्जीज इक्वल हैं, तो बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा। यस, तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड व्हेन सॉल्वेंट बॉन्ड्स एंड सोल्यूट बॉन्ड्स आर ब्रोकन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द सोल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है? यस, क्लियर है? परफेक्ट। यस। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा। यस मैम बेटा, जो अगर इसकी वी वॉल्यूम है और इसकी भी वी वॉल्यूम है, तो फाइनली जब आप उनको मिक्स कर दोगे तो भी तो 2v वॉल्यूम आएगी, और ये जो वी वॉल्यूम है ये 2v वॉल्यूम आएगी, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो है वो आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा। इक्वल होगी ना, इधर भी 2v है इधर भी 2v है। यस मैम, तो यहां पर यही लिखा है, सिंस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डज नॉट चेंज आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है? यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग, बेटा डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है वो मेजर होता है एंट्रोपी का, दैट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। कितना रैंडमनेस है? अब आपने एक बॉल लिया, आपने एक कंटेनर लिया जिसमें सारी व्हाइट बॉल्स थी, तो आप हाथ डाल के कोई भी बॉल निकालो, व्हाइट ही आएगी। सिमिलरली अगर आपने कोई कंटेनर लिया जिसमें सारी की सारी येलो बॉल्स हैं, तो यार हाथ डालो येलो ही बॉल आएगी, तो कोई रैंडमनेस है? लेकिन अगर आपने ए और बी बॉल्स को मिक्स कर दिया, यहां पर मिक्स कर दिया है, और अब अगर आप इसमें से हाथ डालकर निकालोगे तो रैंडमनेस है, येलो भी आ सकती है व्हाइट भी आ सकती है। तो हमेशा मिक्सचर की रैंडमनेस जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। इट इज ऑलवेज मोर देन 0। ठीक है? यस। आइडियल मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो यहां से हमें क्लियर हो गया। अब बेटा डेविएशन आएगी राउल्ट्स लॉ से। अब अगर आप डेविएशन की बात करते हो तो दो तरह की डेविएशन हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस कैसे होंगी मैम? या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, फटाफट कर देंगे इसको, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या फिर बच्चे नेगेटिव डेविएशन होगी। अब इसको कैसे समझेंगे? सोचो, अगर मैंने ए प्लस बी फोर्सेस यूज की और आपको 2ab फोर्सेस मिल रही हैं, सोचो कि अगर आपकी बाद वाली फोर्सेस वीक हैं, तो जो आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर अज्यूम किया था उससे तो ज्यादा ही प्रेशर आएगा ना। यस मैम। तो यानी कि इस केस में बेटा, इस केस में क्या होता है कि आपका जो P टोटल डैश जो बाद में कैलकुलेट होता है वो हमेशा आपके P टोटल से ज्यादा होता है, दैट इज राउल्ट्स लॉ से प्रेशर ज्यादा होता है। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन कब आती है? जब आप AA प्लस BB जो है वो आपको 2AB दे, और अगर बाद वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्ट्रांगली उन्होंने अपने आप को पकड़ रखा है, तो वेपर प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आपका आना चाहिए उससे कम प्रेशर आता है। तो इसलिए यहां पर जो PT डैश होता है वो लेस होता है देन PT। ठीक है? और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में। ठीक है? ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फटाफट रीड कर लेते हैं। If one component shows positive deviation, then the other component is also supposed to show a positive deviation. Okay, ma'am. Perfect. आगे देखो बेटा. If the solute-solvent interactions after mixing decreases, अगर बाद में force of interaction कम हो गई, अगर कम interactions हो गई तो भैया pressure बढ़ जाएगा, और जब pressure बढ़ जाएगा तो मैम वो positive deviation होगी. ठीक है? तो ये point यहाँ लिखा है. Next क्या लिखा है? The energy absorbed to break the solvent. अब अगर आप energies की बात करते हो तो बेटा positive deviation में हमेशा delta H
एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग बेटा वो भी पॉजिटिव होगा, और एंट्रोपी तो मैम हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहां पर आपके पास में इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, यहां पर आपके पास इसके सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यू हैव टू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स एंड जो एनसीईआरटी में है, क्लियर। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव डेविएशन की बात करते हो, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बेटा। ग्राफ जो होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, यहां पर आपका एक्स ए जो होता है वो 1 होता है, एक्स बी जो होता है वो 0 होता है, एक्स ए इज इक्वल टू 0 मैम, एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये पी ए नॉट, ये आपका पी बी नॉट। जब आप प्लॉट करते हो तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग तो मैम प्लॉट ये होना चाहिए था, लेकिन अगर आप पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हो तो प्रेशर ज्यादा है मैम, तो जो प्रेशर होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ग्राफ में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन बच्चे। नेगेटिव डेविएशन भी एग्जैक्टली उसी की तरह है, हमें याद है जब अगर आप इसके नेगेटिव डेविएशन की बात करते हो तो डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है मिक्सिंग वाला, डेल्टा वी जो होता है मिक्सिंग वाला वो भी नेगेटिव होता है, और जो आपका एंट्रोपी होता है वो हमेशा मोर देन 0 होता है, ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम, परफेक्ट, ठीक है मैम। ये वाली चीज तो हमें क्लियर हो गई है, एग्जाम्पल्स हमें क्लियर हो गए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? अब हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है मैम? इजी है ये तो, बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट? यस, ओके। अगर फास्ट नहीं कराएंगे तो कैसे रिवीजन होगा, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। सारे एग्जाम्पल्स करेंगे बच्चे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन कल जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो कल के सेशन में होगी। अब अगर आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझते हैं बच्चे। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो मैम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब बेटा आपका जो सैचुरेटेड वेपर फेज, जो हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो फिर उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका कंटेनर का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये बात सबको समझ आ रही है? आई होप ये प्रोसेस सबको समझ आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यस मैम। तो बेटा अब अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो आपको क्या कंसिडर करना है? लेट अस से मैंने एक कंटेनर लिया ए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर ए था, ठीक है। तो मैम इसका पीए नॉट प्रेशर था एंड हमने कोई इसको हीट करना शुरू किया, तो लेट अस से कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो टीबी नॉट आ गया। तो टीबी नॉट क्या है? प्योर ए का वेपर बॉइलिंग पॉइंट, प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, समझ आ रहा है? यस मैम, ठीक है। एजियोट्रोप्स बच्चे नहीं है आपके सिलेबस में, सो डोंट वरी, एजियोट्रोप इज आउट ऑफ योर सिलेबस, इसलिए हम एजियोट्रोप नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। यस, तो यहां से आप बोल दोगे कि मैम बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर ए का है वो टीबी नॉट है, ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर आपने क्या किया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे तो यानी कि वेपर प्रेशर को बढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ रहे हो कि वेपर प्रेशर बढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इस बार ए के साथ साथ में बेटा बी भी प्रेजेंट है, तो वो उसके वेपर प्रेशर को बढ़ने में हिंड्रेंस कॉज करेगा। हाँ मैम, तो यानी कि आपको ज्यादा टेम्परेचर बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बड़ा करना पड़ेगा ताकि अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के
इक्वल हो। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो कि अगर ये TB जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, तो बेटा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि TB और TB नॉट में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। TB और TB नॉट में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, जल्दी से सोच के बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। चलो देखते हैं कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा देखते हैं। यस तो अगर हम यहां पर देखें तो हम बोलेंगे मैम जो TB टेम्परेचर है वो TB नॉट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब अगर आप यहां पर देखो तो A का सारा A था, तो भैया A पूरा का पूरा वेपर प्रेशर बना लेगा और वो बाहर वाले के टेम्परेचर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा कुछ T टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास A के साथ साथ में B है, और जो B है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो A को वेपर बनाने में हिंड्रेंस कॉज करेगा। तो यानी कि आपको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा। और इसीलिए बेटा आपका जो सोल्यूशन का TB होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो ज्यादा होता है देन दी TB नॉट। और इसीलिए आप बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए आप बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। यस मैम, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला उतना ज्यादा डिफरेंस आया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ योर सोल्यूट। जो आपका सोल्यूट है वो कितना ज्यादा है उसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस मैम, तो इसलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी बोला जाता है। एंड इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है गिवन एज KB इंटू M, जहां पर बेटा KB क्या होता है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आप इसका एक और नाम बोलो तो वो होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इसी को आपके पास में डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए KB की वैल्यू अलग अलग आती है, और हम इस एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। राइट, एलिवेशन का मतलब होता है बेटा बड़ा होना। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो टेम्परेचर और ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बड़ा होगा, तो मैम एलिवेशन हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो, दैट इज कितनी मोलालिटी है। क्लियर है? यस मैम, परफेक्ट परफेक्ट। ब्रेक मिलेगा, अभी ब्रेक मिलेगा, 2 मिनट रुको यार, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो यहां पर आपके पास में थ्योरी है, बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय ऑफ प्योर लिक्विड when external pressure is constant. ठीक है, yes, the whole liquid is completely converted to vapor and the temperature remains constant under a constant external pressure. Constant external pressure में vapor pressure आपका constant रहेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। तो बिल्कुल जैसे आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सेम उसी तरह से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आएगा, जैसे कि अगर आप बात करो तो TF जो होगा, लेट अस से ये फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और जो TF नॉट है वो क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो बेटा इसमें हमेशा होता है डिप्रेशन, हमेशा आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि वी विल से दैट TF नॉट माइनस TF जो होगा वो आपका डेल्टा TF होगा। यस मैम, एंड दिस इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द solution. It is directly proportional to the molality of the solution. ठीक है? Yes, azeotropes is out of syllabus बच्चे। तो डेल्टा TF जो होगा that will be equal to KF into M। यहाँ पर KF जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और बेटा इस KF को बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक
कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है वो हर सोल्यूशन के लिए अलग होता है एंड ये आपको वैल्यू क्वेश्चंस में दी होती है, राइट? तो याद नहीं करनी है, डोंट वरी। क्लियर है? यस। व्हाई नॉट मोलारिटी? बेटा वो अलग अलग टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, यहां पर मोलारिटी यूज किया जाता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, विच इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चा इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब आपको यहां पर क्या समझना है, इमेजिन करो कि आपके पास में एक कंटेनर है जिसको आपने किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो यहां पर आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो मैम हम इसको कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब सबसे पहले तो मुझे ये जानना है ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बड़ी सिलेक्टिव होती है। जैसे आप बहुत सिलेक्टिव हो ना दोस्त बनाने में, यार ये मेरा दोस्त बन सकता है, ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता, सेम उसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बहुत सिलेक्टिव होती है। अब वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से जाने देती है और सल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से नहीं जाने देती, मना कर देती है कि नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, बहुत सिलेक्टिव है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, सल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगी। तो लेट अस से यहां पर आपके पास में प्योर ए था और यहां पर आपके पास में A+B सोल्यूशन था और इसके अंदर B जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, इतना क्लियर है? यस मैम। अब क्या होगा बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन अभी तो किया, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, बस वो उतना ही आएगा, सिर्फ उतना ही आएगा, ठीक है? यस। अब देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो मैम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमें समझ आ गई। अब होता क्या है, हमेशा हायर वॉल्यूम से कम वाली जगह पे चीजें जाती हैं, यानी कि अगर आप यहां पर देखो तो प्योर ए ज्यादा कहां है, इधर है, सोल्यूशन में तो कम है। यस मैम। तो क्या करेगा बेटा, मूवमेंट ऐसे होती है, मूवमेंट कैसे होती है, ऐसे होती है। तो आपका जो प्योर ए है ना वो इस साइड जाने की कोशिश करता है। जब वो इस साइड जाने की कोशिश करता है तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जब आपका सॉल्वेंट ए बी सोल्यूशन की साइड जाता है तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब एक प्योर ए सोल्यूशन की साइड मूव करता है through the semi-permeable membrane, it exerts a pressure and that pressure is known as osmotic pressure. पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप यहां पर कुछ पी प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दो। अब देखो यहां से प्रेशर अप्लाई हो रहा था मैम, इधर से प्रेशर अप्लाई हो रहा था बेटा, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कोई प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दो तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से जब आप प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करोगे तो क्या होगा, वो प्रेशर रुक जाएगा। अगर आप ऐसे भाग रहे हो और आपके ऑपोजिट में कोई प्रेशर लगाए तो आप रुक जाओगे ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से इस फ्लो को रोकने के लिए जो आप पी प्रेशर लगाओ वो प्रेशर किसके इक्वल होगा मैम, वो इस प्रेशर के इक्वल होगा जो ये लगा रहा है, और उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम दिस साइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात तो दोनों सेम है, चाहे आप यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह दो या फिर कह दो कि ऑपोजिट साइड से उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वैल्यू तो दोनों सेम है ना। यस मैम। तो यानी कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है? बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे बेटा, अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू जो भी आपके सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इनटू आर इनटू टी। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ये क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर? यस, परफेक्ट। So when membrane is permeable to solvent particle but impermeable to the solute particles, they are called semi-permeable membrane. Solvent can pass through the solute
कांट, सल्यूट नहीं पास कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। बेटा पूरा का पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। जो मूवमेंट होती है प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, और उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सोल्यूशन साइड फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बेटा यहां पर आपकी डेफिनेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, राइट? यस, पाई इज इक्वल टू CRT। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही मैम। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर, यस बेटा बिल्कुल सही डेफिनेशन है, बिल्कुल सही। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट अप ऑन द सोल्यूशन साइड ड्यू टू द ऑस्मोसिस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द solution side, right? Yes, a concentrated solution containing non-volatile solute will have a greater osmotic pressure but lower vapor pressure. I hope यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन। बेटा अगर आपको उस प्रेशर को रोकना है तो जो प्रेशर लगाओगे उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये आपके सामने उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आ गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर मैं चाहती हूं कि सोल्यूशन से इस साइड मूवमेंट होने लग जाए, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की साइड मूवमेंट होने लग जाए, तो क्या करो, ये जो आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इसको और ज्यादा बढ़ा दो। यहां रुके, अब आप इसको और बढ़ा दो तो इस साइड मूवमेंट होने लगेगी। यस मैम। तो जब आपका P प्रेशर जो होता है वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा मैम, सोल्यूशन की साइड से प्योर सॉल्वेंट की साइड मूवमेंट होगा, और सल्यूट तो नहीं मूव करेगा क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सल्यूट को नहीं जाने देती, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है। तो इसलिए इस साइड क्या मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो हम पानी पीते हैं, जो हम आरओ यूज करते हैं, वो आरओ में यही प्रोसेस यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये जो P प्रेशर होता है, इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते ही सोल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट की साइड मूवमेंट होने लगता है, और सारा का सारा जो सल्यूट होता है, जो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं प्योर पानी में, वो रह जाते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसे नहीं जाने देती और प्योर पानी को जाने देती है, और इस वजह से आपको प्योर वाटर मिलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस? यस बच्चे, रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो अब एक डेफिनेशन पढ़ लो यार रिवर्स ऑस्मोसिस की। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड, जो आपका सोल्यूशन साइड है उस पे प्रेशर अप्लाई किया गया है, दैट इज ग्रेटर, वो ज्यादा है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द solution side to the solvent side. Yes ma'am, to the pure solvent side, and it is known as reverse osmosis. अब कई बार क्या होगा, क्लियर है मैम? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? बेटा नॉर्मेलिटी जो होता है वो आप मोल वाला जो चैप्टर है ना उसमें पढ़ते हो, मोल वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, आगे देखो। अब अगर बेटा कभी ऐसा हो जाए कि मैम दोनों ही सोल्यूशंस आपने ऐसे ले लिए, आपने दोनों ही सोल्यूशंस ऐसे ले लिए कि यहाँ पर भी प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है और यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है, और दोनों सेम है, तो बेटा ऐसे केस में ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम इक्वल होता है। ठीक है, यस बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और